गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हम्म। ठीक। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग का है निम्न जाति, जनजाति, मजदूर तथा किसान आंदोलन। ये जो आंदोलन हुए हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल वाला, तो कल वाले में तो यार स्क्रीनशॉट लो तुरंत 2 मिनट में। तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, उसको देख लेना। वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है। कल वाला टॉपिक खत्म हो गया है, आज नया स्टार्ट हो रहा है। कल तो डीपीपी वगैरह सॉल्व किया था और कुछ थोड़ा बहुत बचा था, 1857 उसकी बात की थी। तो आज का टॉपिक नया ही है, कल से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है। तो निम्न जाति, जनजाति, मजदूर तथा किसान आंदोलन, इसमें एक एक करके हम लोग बात करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम आंदोलन बात करेंगे निम्न जाति आंदोलन। कि जो निम्न जाति आंदोलन हुए हैं उसमें कौन कौन व्यक्ति थे और किस प्रकार का इसमें आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है। तो चलिए, तो हमारी मेन हेडिंग है निम्न जाति। ऐसे ही हम लोग जनजाति देखेंगे, फिर मजदूर आंदोलन देखेंगे और लास्ट में फिर हम किसान आंदोलन देखेंगे। तो निम्न जाति में एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट तो सब है, एक एक करके देखना है। सत्य शोधक समाज। ये एक सोसाइटी बनाई गई, सत्य शोधक समाज, निम्न जाति आंदोलन में। जैसे दलित जो लोग थे उस समय, काफी पिछड़ा हुआ या ऐसा माना जाता था, और वाकई था। उस समय जो कुरीतियां थी वो समाज में बहुत ज्यादा थी। तो एक सत्यशोधक समाज की बात करें। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, जैसे प्राचीन भारत से हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे, इस समय तक आकर के ये बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मतलब जब अंग्रेजों का समय आया है तो अंग्रेजों ने इसको बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। कहने का मतलब उन्होंने जातियों में बांट दिया है सबको। जाति में बांट दिया है, उपजाति में बांट दिया है और आपस में लड़वा रहे हैं। अंग्रेजों का यही एक मेन मोटो था कि अगर ये लोग इकट्ठा हो जाएंगे, देखो 1857 की क्रांति वगैरह आप समझ ही रहे हो, तो अगर ये इकट्ठा हो गए तो इकट्ठा होने का मतलब कि ये लोग फिर से कुछ ना कुछ कर देंगे। तो इनकी एक नीति थी कि इनको बांट दो, इनको एक कभी होने ही मत दो। तो अंग्रेजों ने इस तरह से कई सारी जातियां, फिर उपजातियां, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, इन सब के आधार पे सबको अलग अलग कर दिया और लोग आपस में ही लड़ने लग गए। तो वो एकजुटता उनके पास नहीं आ पाई। दूसरा, एक और चीज अगर प्राचीन भारत में समझे तो उस समय उत्तर भारत का जो मेन एरिया था वो आर्यों का था। आर्य लोग आए थे तो मेनली उत्तर भारत की तरफ बसे थे। दक्षिण भारत का जो एरिया था वो द्रविड़ लोगों का था, मतलब द्रविड़ बोले जाते थे। तो यहां पर भी उन्होंने लड़वा दिया। उन्होंने वो, यहाँ अंग्रेजों ने एक और बात इसमें कर दी कि कौन श्रेष्ठ है, द्रविड़ ज्यादा श्रेष्ठ है या आर्य ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अब ये लोग आपस में ही अपने को श्रेष्ठ घोषित करने लग गए। यहाँ दिक्कतें बढ़ गई। उसके बाद एक और हुआ
नहीं ले पाए थे सर, कितना पेज छोड़े। अरे यार तुम लोग कितना पेज छोड़ोगे, तुम कितना बताएं। 4 पेज छोड़ दो, कल वाली क्लास के लिए 4 पेज छोड़ दो, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखते हैं तो सबसे मेन क्या दिक्कत थी यहाँ पर। सवर्ण जातियां जो थी, सवर्ण मतलब जैसे उच्च पद वाली थी, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, इवन वैश्य भी आता था, बट ज्यादा बोलबाला ब्राह्मण और क्षत्रिय का ही था। जो नीचे की जातियां थी, जो पिछड़ी जातियां थी या दलित जातियां थी, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। असल में छुआछूत इतना ज्यादा था कि मतलब उन जातियों को कोई स्पर्श भी नहीं करता था। जैसे दूर से ही बात करना है, अगर आप पानी मांगा गया, अगर आपने पानी दे दिया तो पानी नहीं पिएंगे। कुआं है तो कुआं अलग से बनाया गया है, मतलब अगर समर जाति का कुआं है तो उस पर समर जाति ही जा रही, मतलब पिछड़ी जाति को उसमें जाने का अनुमति ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा था उस समय, ठीक है। और इसमें आग में घी का काम अंग्रेजों ने किया, उन्होंने इसको और बढ़ा दिया चीजों को, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये आंदोलन हुए, और इसमें कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इन आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया, और उन्होंने कोशिश की कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और जो ये छुआछूत चल रहा है समाज में इसको खत्म किया जा सके। कोशिश बहुत की, लेकिन पूरी तरह से तो खैर खत्म नहीं कर पाए, ठीक है। बट हाँ, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव कर रही थी। तो उन्हीं में कुछ आंदोलन आएंगे जो धीरे धीरे करके आएंगे। जैसे अभी सत्यशोधक समाज है, आगे आएगा। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आएगा, उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए हैं। फिर महात्मा गांधी जी का आएगा, उन्होंने उनके उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। तो हम लोग इसमें ये वाली बातें करेंगे कि किस तरह से। दूसरा, ये जो डिफरेंस था, ये उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत में था। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये जो छुआछूत का मामला था दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा था। उत्तर भारत में तो था लेकिन ये कम मात्रा में था। दक्षिण भारत में जो पुरोहित वर्ग था और ब्राह्मण वर्ग था, इसका बहुत ज्यादा वर्चस्व था। और उधर जैसे केरल हो गए, केरल के एरिया हो गए, महाराष्ट्र के एरिया हो गए, मंदिरों में प्रवेश नहीं था। जो पिछड़ी जातियां थी उनको मंदिरों में प्रवेश बिल्कुल नहीं था, अनुमति ही नहीं थी। दूसरा, मंदिर छोड़िए, सड़क, जो मंदिर को जाने वाला रास्ता था, उस रास्ते पर भी जाने के लिए मना था, कि मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है आप उस रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। मतलब इतना सब कुछ था उस समय। तो धीरे धीरे चीजें कई लोग आए, कोशिश किया उन्होंने कि इसको बढ़ाया जाए और उत्थान किया जाए। तो वैसा एक समाज, एक आंदोलन टाइप का चालू किया गया, एक पहला, जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। तो आप ध्यान रखिएगा, ये मेनली आंदोलन दक्षिण भारत में चलेंगे, उत्तर भारत में ज्यादातर है ही नहीं। दक्षिण भारत का मतलब महाराष्ट्र से लेके केरल की तरफ का, इधर वाला जो पूरा एरिया है, ये आंदोलन वहां चलेंगे, ठीक है। तो ये निम्न जाति का आंदोलन है, और इसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज के लिए किसने नेतृत्व किया है और कौन वो व्यक्ति थे, जरा समझना। एक पर्सन है, तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की, ज्योतिबा फुले, ये व्यक्ति हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने 1873 में बंबई में तो ये जो सत्य शोधक समाज एक सबसे पहला देखने को मिलता है, जो पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम कर रहा था, और जिन्होंने इसकी स्थापना की या नेतृत्व कह सकते हैं तो वो थे ज्योतिबा फुले। अब आप बताइए कि ये ज्योतिबा फुले महिला है या पुरुष है? आपको नाम से क्या समझ में आता है? ज्योतिबा फुले कौन होंगे? ये महिला रही होंगी या पुरुष रहे होंगे? एनीवन? ज्योतिबा फुले, क्या सोचते हो, क्या ये मेल है? मतलब जानकारी है क्या? ठीक। ज्योतिबा फुले जो है वो मेल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पुरुष है, महिला नहीं है। कहीं ये सोच लो कि नाम से लग रहा है महिला है ज्योतिबा फुले, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पुरुष हैं, इन्होंने की थी बंबई में, क्लियर। थोड़ा सा ज्योतिबा फुले की बात कर लेते हैं। तो ज्योतिबा फुले जी जो हैं, इनका जो जन्म है
वो 1827 में पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र, माली परिवार में। ठीक है, इनका जन्म माली परिवार में था। और इन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं। और सर, डीएफसीसी में यह क्वेश्चन आया था। लो, अब ये तो आज पढ़ा रहे, बताओ कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे। ठीक है, वही तो। यस सर, वही तो आया ही नहीं है सर। चलो ठीक है, अब क्या करें, अब कोर्स अब जिस हिसाब से चल रहा है। तो ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करते हैं तो सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की। और इनका जन्म जो है 1827 में पुणे महाराष्ट्र में इनका हुआ था, एक माली परिवार में। जब ये आ, देखा इन्होंने कि समाज में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और निम्न जाति की स्थिति बहुत खराब है। केवल निम्न जाति की नहीं, महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। उनकी शिक्षा वगैरह नहीं की जा रही है ना। उनको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा है समाज में। ये कई सारी इन्होंने चीजें देखी थी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्लियर करते हैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में। ठीक है, देखो ज्योतिबा फुले जी के, इनका सहायता, देखो पत्नी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पति पत्नी जो है ना, ये दो, दो जिसमें एक जान, एक है जान है दोनों। हाँ, वो अलग बात है कि वो किसी और को जान बना ले, ये अलग बात है। लेकिन दोनों आपस में हैं। ठीक है, तो अगर दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो बहुत है। तो इनकी पत्नी ने इनका बहुत हेल्प किया, जो सावित्री बाई फुले हैं, इनकी जो पत्नी है, पत्नी सावित्री बाई फुले। अब देखो क्या हुआ कि अब भाई, होता क्या है ना, कि अगर आप महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं या वैसे, तो कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जो महिलाओं के बीच में जा सके। भाई महिलाओं के बीच में जा सके, उनके प्रॉब्लम को समझ सके, उन चीजों में। तो अब कोई महिला होगी तो वो बेटर समझेगी। अब ये थोड़े ना कि ज्योतिबा फुले ही घूमते रहेंगे सबके पास। तो अब इसमें एक फायदा इनका हुआ कि जो इनकी पत्नी थी सावित्री बाई, इन्होंने महिलाओं को उत्थान में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनके पास जाती थी, उनसे जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी वो समझती थी कि आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या आपको मना किया जा रहा है, क्या अनुमति नहीं मिल रही है। तो वो चीजें होती थी, फिर वो ज्योतिबा फुले से डिस्कशन होता था। फिर जो भी पॉइंट थे ज्योतिबा फुले उसको दूर करते थे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिर महिलाओं के लिए स्कूल खोले गए इन्हीं के समय में, है ना। तो ये इनकी पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। अगर हम ज्योतिबा फुले की बात करें तो इनको कई चीजों के लिए श्रेय जाता है। ये महान विचारक है, महान विचारक। ये कार्यकर्ता हैं, ये समाज सुधारक है, ये लेखक हैं, ये दार्शनिक हैं, ये संपादक हैं, ये क्रांतिकारी हैं। तो कुल मिला के समझो ये बहुत कुछ है ज्योतिबा फुले। और समाज के लिए इन्होंने काफी अच्छे काम किए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना था। अच्छा, अब मेन काम क्या है इनका, तो अब बताया तो हमने, लेकिन उसको पॉइंट में समझ लो कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था या इनका मुख्य काम क्या था। पिछड़ी जाति में जागृति जगाना, उन्हें आत्मविश्वास बढ़ाना। ठीक है, स्त्रियों, निम्न जाति के लोगों की शिक्षा, निम्न लोगों के को शिक्षित करने में। तो इनका मेन श्रेय जाता है कि ये, इन्होंने पिछड़ी जातियों की शिक्षा की व्यवस्था करी कि वो लोग पढ़ सके, ताकि पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा वो लोग चीजों को समझेंगे।
तर्क कर सकते हैं, समाज में खड़े होने लायक होंगे। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब शिक्षा अगर नहीं है आपके पास, तो आपके पास आत्मविश्वास नहीं होगा। देखिए, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होता, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, आपको आत्मविश्वास नहीं आ सकता। तो शिक्षा बहुत जरूरी होती है। शिक्षा आपके आत्मविश्वास को जगाता है कि हाँ, हम इस समाज में खड़े होने लायक हैं। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने करी। इसी को देखते हुए इन्होंने एक कन्या विद्यालय खोला पुणे में। तो इस चीज के लिए इन्होंने एक विद्यालय खोला पुणे में। कौन सा विद्यालय खोला? कन्या विद्यालय। 1851 में। ठीक है, और इसी समाज के द्वारा सत्य शोधक समाज जो ये बनाया गया, जो एक प्रकार से समाज आंदोलन के लिए इन लोगों ने एक पत्रिका भी निकाली थी, समाचार पत्र जिसे बोलते हैं, जस्टिस नाम का, जस्टिस समाचार पत्र। ठीक है, कब निकाला था? 1917 में। तो इससे मतलब मोटिवेट किया गया लोगों को। ठीक है, तो मतलब चीजें बताई गई कि आप लोग किस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं समाज में। ये सब चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स थे जो लोग नहीं जानते थे, वो समझाया गया इन समाचार पत्रों के माध्यम से। ठीक है, तो जस्टिस नाम का इन्होंने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक और भी थे, बट इनका जो सबसे फेमस पुस्तक है, उसको समझिए। इनकी एक पुस्तक है जिसको कहते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी, ये पुस्तक इन्होंने बताई। 1872। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु समझिएगा, इनकी मृत्यु जो हो गई है वो 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु हो गई। सर ऑफलाइन में भी पढ़ा दीजिए, 1 आवर ही नहीं, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत है अभी। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुलामगिरी। गुलामगिरी में ज्यादातर इन्होंने ब्राह्मणों पर मतलब उस तरह से किया कि ब्राह्मण जो है अपने को बहुत उच्च मान रहे हैं, और इनका खुलकर विरोध किया। इस पुस्तक के में जो विचार थे इनके, तो उन्होंने कहा कि पुरोहित वर्ग जो है और जो ब्राह्मण वर्ग है जो महाराष्ट्र का, उन्होंने मतलब बहुत स्थिति अपनी ज्यादा अपना उच्च मान रहे हैं और बाकी लोगों को ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें थी जो गुलामगिरी के माध्यम से इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज में सभी लोग बराबर हैं, और मतलब उनको उत्थान करना चाहिए। संजीव सिंह आपका भी सिलेबस पूरा नहीं? हाँ, तो सिलेबस होगा, आप देखो, होगा धीरे धीरे। चलिए, इसके बाद समझिए, इन्होंने इतने अच्छे काम किए कि इनको महात्मा कहने लगे लोग। 1888 में महात्मा कहलाने लगे। तो आप सोचिए कि हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले को भी महात्मा नाम दिया गया, एक उपाधि दी गई लोगों के द्वारा। सीधे लोग ही इनको महात्मा कहने लगे कि ये बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए वो। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि संपादक भी थे ये। तो एक अगर हम लोग देखें तो एक पत्रिका निकाली गई थी, दीन मित्र, दीन मित्र समाचार पत्र द्वारा लोकप्रियता बढ़ गई। एक और पॉइंट फिर हम क्लियर करते हैं। बहुजन समाज की स्थापना
बहुजन समाज की स्थापना शंकर राव जाधव। ठीक है। प्रेषिका मौर्य, ज्योति, अनिल, पीयूष, मनीष, आशा, देवेंद्र, संजीव, मीरा, हेमा, रौनक। बस। अनीता, सौरभ, ज्योति, निधि, जयप्रकाश, अभिषेक, अरुण मौर्य। हो गया भाई बा। बढ़िया गया अरुण। चलो ठीक है। तो समझिए बहुत सिंपल सी कि जो आंदोलन है, सर टाइम चेंज कर दीजिए। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि टाइम, अगर ये वाला नहीं होगा तो फिर 7 बजे टाइम रहेगा सुबह, क्योंकि दो ही है। या तो 7 से 8 वाला टाइम रहेगा, वही ज्यादा बेटर है। 7 से 8। हम्म। क्योंकि या तो 7 से 8 होगा या तो फिर 12 से 1 होगा, तो इन दोनों में से कोई एक टाइम हमें रखना पड़ेगा। तो जहां तक सोच रहे हैं कि 7 बजे वाला ही ज्यादा ठीक है ना, वो कंटिन्यू सुबह वाला। क्यों, कर देना 7 बजे। ठीक है। चलो देखते हैं, कल 7 बजे वाला ही कर। तो सत्य शोधक समाज, देखिए कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं, ये थोड़े ज्यादा आंदोलन है, बट बहुत बड़े बड़े आंदोलन नहीं है, छोटे छोटे हैं, मतलब ये हैं करीब 30-35 के आसपास। लेकिन जरा जरा से पॉइंट होंगे, वो हम लोग मेन मेन देख लेंगे। अब जैसे एक सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो निम्न जाति के आंदोलन शुरू हुए, ये पहले ये वाला आंदोलन देखते हैं। फिर जनजाति वाले आएंगे, ट्राइबल अफेयर्स वाले आएंगे, मजदूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसान आंदोलन। इसमें जो है ना बहुत सारे आंदोलन होंगे किसान, जो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होंगे। और मजदूर वाला तो एक कारखाना अधिनियम वाले होंगे, 3-4 ठो आएंगे, वो कारखाना के रिलेशन में मजदूर आंदोलन हो। तो निम्न जाति में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक महान पर्सनालिटी हुए ज्योतिबा फुले, अ, जो महाराष्ट्र में थे और बंबई में ही अ, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पिछड़ी जातियां जो हैं उनको जगाना, क्योंकि वो अपने आप को भूल चुके हैं, मतलब उनको अपना अधिकार नहीं पता है। वो सोच रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल मतलब निम्न जाति के हैं और पहले से यही चला आ रहा है और यही होगा। तो अब कोई एक ऐसा पर्सन आना चाहिए था जो उनके अंदर आत्मविश्वास जगा सके कि नहीं भैया, आप लोग का भी अधिकार है, आप लोग भी समाज में उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है जैसे अदर लोग हैं। बट दिक्कत ये थी कि वो शिक्षित नहीं थे, क्योंकि उनको शिक्षा से भी वंचित रखा गया। तो अब शिक्षा देना बहुत जरूरी था, जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तब तक वो उस चीजों को समझेंगे नहीं। तो ज्योतिबा फुले ने सबसे बड़ा काम किया, स्कूल वगैरह और विद्यालय वगैरह खोलने के काम किए, जिससे कि लोग उसमें शिक्षा प्राप्त करें और अधिकारों को समझ सके। जिसमें से एक कन्या विद्यालय जो उन्होंने 1851 में खोला, पुणे वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है महिलाओं के उत्थान के लिए। ठीक है। और खैर ये बहुत थे, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, लेखक, संपादक, सब कुछ इनके पास श्रेय है। और इन्होंने पुस्तकें कई सारी लिखी हैं, जिसमें से आपकी एक पुस्तक जो आपको हमने बताया, गुलामगिरी वाला। आप शब्द से ही समझ लो कि गुलामगिरी मतलब इसमें कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ होगा कि बहुत सारे लोग गुलाम की तरफ, मतलब एक गुलाम तो नहीं है लेकिन एक गुलाम की तरफ रखे जा रहे हैं, मतलब व्यवहार किए जा रहे हैं उनसे। तो उनका उत्थान करना जरूरी है। और ये मेनली किन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये उच्च जातियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जो उसमें सवर्ण जातियां हैं, ये उनके द्वारा किया जा रहा है। तो उससे मतलब हटाने के लिए, आप उनसे दूर करने के लिए इन कुरीतियों को ये चीजें की गई। ठीक है। जस्टिस नामक समाचार पत्र निकाला गया 1917 में, जिसमें बहुत सारी चीजें, अच्छी बातें लिखी थी कि आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। और महात्मा इन्हों को कहा जा रहा था। एक समाचार पत्र दीन मित्र, इसका भी ध्यान रखिएगा, दीन मित्र नामक समाचार पत्र भी इनके समय में तो नहीं, लेकिन इस समाज के द्वारा, सत्य शोधक समाज के द्वारा किया गया। ये जो शंकर राव जाधव हैं, तो शंकर राव जाधव जो हैं ये बहुत मतलब इनसे वो थे, प्रभावित थे ज्योतिबा फुले से। तो ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे, तो इन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि आज अगर कोई पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी है, तो जहां तक हमें लगता है कि एक शब्द यहाँ से मिल गया होगा कि उनके उत्थान के लिए और उनके
सही तरीके से बढ़ाने के लिए ये चीजें की गई होंगी और आगे चल करके वो पार्टी के रूप में सामने आया होगा। तो बहुजन समाज की एक स्थापना यहाँ पे कर दी गई थी, किसके द्वारा? शंकर राव जाधव के द्वारा। ठीक है, तो ये सब वहां से निकल के आए। तो ये एक मेन पॉइंट है। तो ज्योतिबा फुले काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये एक मेल है, ठीक है, फीमेल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका पूरा नाम बता देते हैं, मान लो कभी पूछ ही लिया आपको, तो एक ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम सुन लो क्या है। तो इनका पूरा नाम है ज्योतिराव, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, पूरा नाम। हाँ, परमिशन दे देते थे भाई, अंग्रेज परमिशन दे देते, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्कूल वगैरह खोलने के लिए कर देते थे ऐसा। तो ज्योतिराव असल में गोविंद राव पिताजी का नाम है उनके, तो गोविंद राव जो उनके पिताजी हैं तो उन्हीं के नाम पे ऐड हो गया है, तो ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो जहां से ज्योतिराव फुले उनका बना है, ठीक है। तो शॉर्ट में लोग ज्योतिबा फुले कहते हैं, और वैसे पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंद राव फुले। चलिए, आई होप कि सत्य शोधक समाज के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया सबको, कि मेन पर्सनालिटी कौन है इनके, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले। ठीक है, सावित्रीबाई फुले भी है, और ये इनके पति, इन्होंने इनका साथ दिया, सहयोग किया बहुत सारी चीजों में। अगला देखते हैं कि निम्न जाति के उत्थान में अगला कौन सा आंदोलन चला। तो नेक्स्ट आंदोलन आया है जस्टिस पार्टी आंदोलन। जस्टिस पार्टी आंदोलन, ठीक है। ये पूरी तरीके से ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। देखो, जो सत्य शोधक वाला है वो सवर्ण जातियों के प्रति है, मतलब सवर्ण जातियों के कोई भी सवर्ण जाति में हो, और निम्न जाति को ऊपर करना था। ये भी वही था, निम्न जाति को ही उत्थान के लिए था। लेकिन इसमें मेनली जो प्रॉब्लम थी वो ब्राह्मण विरोधी, मतलब मेन था, जिसमें ज्यादातर विरोध जो है ब्राह्मणों का किया गया। जस्टिस पार्टी आंदोलन, साउथ की तरफ की बात है ये, केरल साइड के, ठीक है। तो अब समझिए जरा इसमें क्या हुआ। 1916 में, 1916 में तीन व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है सीएन मुदा लियर, मुदा लियर। दूसरे व्यक्ति हैं श्रीपी त्यागराज चेट्टी, त्यागराज चेट्टी। और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर टी एम नायर। ये तीन व्यक्ति। तो सीएन मुदालियर, श्री पी त्यागराज चेट्टी और डॉक्टर टी एम नायर, तीनों नाम एक बार फिर से पढ़ लो, कि ये जो तीन व्यक्ति थे, इन्होंने, इनके द्वारा एक संघ बनाया गया, उसका नाम रखा गया था उदारवादी संघ। लेकिन ये दक्षिण का, ठीक है, दक्षिण का। दक्षिण का उदारवादी संघ ये बनाया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आगे चलकर इस उदारवादी संघ को बदल दिया गया और इसका नाम चेंज कर दिया गया, और आगे चल करके ये किस नाम से जाना गया, बाद में इसी को जस्टिस पार्टी का नाम दिया गया। जस्टिस पार्टी का नाम दिया। तो तीन इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बताओ कौन कौन से। सीएन मुदालियर, पढ़िएगा इसको, बार बार बोलना जिससे याद हो जाए, सीएन मुदालियर, ठीक है। दूसरे कौन? श्री पी त्यागराज चेट्टी। तीसरे कौन? डॉक्टर टी एम नायर।
ये तीन व्यक्तियों ने मिल करके एक संघ बनाया जिसको बोला गया उदारवादी संघ। आगे चलकर इसका नाम बदल दिया गया और इसको कहा गया जस्टिस पार्टी। क्लियर है? आप समझिए, इन्होंने स्थापना की, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इस पार्टी के जो अध्यक्ष है, इस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा उनका नाम रामास्वामी। इनसे क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। रामास्वामी नायकर, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो हमने बाकी तीन नाम दिए। रामास्वामी नायकर, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। स्थापना उन लोगों ने करी, लेकिन अध्यक्ष इनको बना दिया। ठीक है, रामास्वामी नायकर, इनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि क्या है, कुछ थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता देते हैं। तो मेन श्रेय इस आंदोलन का इन्हीं को जाता है। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे आंदोलन चलाए जो सीधे सीधे ब्राह्मण विरोधी ऐसा है। तो इसका मेन श्रेय जो जाता है वो रामस्वामी नायकर को जाता है इस आंदोलन का। अच्छा, एक नाम इनका याद ये क्यों रखना है, ये भी ध्यान रखिए कि जो असहयोग आंदोलन चलाए गए, जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये भाग लिए थे उसमें, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, रामास्वामी नायकर ने उसमें भाग लिया था। रामास्वामी नायकर, याद कर लीजिए, रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, रामास्वामी नायकर थे। ठीक है, चलिए समझिए। रामास्वामी नायकर के एक अनुयायी हैं, इनके मित्र भी थे, इनके अनुयायी भी थे, इनके अनुयायी भी थे और इनके मित्र भी थे। कौन? श्री सी एन अन्ना दुरे। अब साउथ का है ना, नाम ऐसे ही मिलने वाले। दिक्कत यही है, अब साउथ का है ना, नाम मिलेंगे ऐसे ही सब मिलेंगे। उत्तर भारत में तो नाम ठीक ठाक थे। तो श्री सी एन अन्ना दुरे, बोलो नाम। श्री सी एन अन्ना दुरे, इन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम 1944 में द्रविड़ द्रविड़ कड़गम कर दिया। अभी रोल समझिएगा इसका कि क्या है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्किप मत करना। ठीक है, तो श्री सी एन अन्ना दुर्रे ने जस्टिस पार्टी का नाम 1944 में बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया। द्रविड़ कड़गम। ठीक है, 1949 में द्रविड़ कड़गम का विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप अन्ना दुरे की पार्टी का नाम डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो गया।
अन्ना दुरे 1962 में राज्यसभा के सदस्य, 1967 में तमिलनाडु के सीएम, रजनी, मीरा, महिमा, अदिति, रोशनी, कोमल, सौरभ, अजय, हितेश, श्याम, राफिया, ज्ञान प्रभा, आरती, दुर्गेश, विनय, विजय, ज्योति, राहुल, ठीक है, पिंकी, मनीषा, सूरज मौर्य। समझिए, आप आज एक पार्टी का नाम सुनते हैं, तमिलनाडु की पार्टी का नाम अगर आपने सुना होगा, डीएमके सुना है। सीएम चुने गए हैं, कौन चुना गया है सीएम तमिलनाडु का? एम के स्टालिन। याद किए हो सीएम की नहीं, सीएम गवर्नर, पढ़ लो भैया सब लोग। तो एम के स्टालिन डीएमके ही के ही तो हैं। तो अब देख लो इस पार्टी का, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप समझिए जरा कि कैसे ये पूरा चल रहा है। तो एक आंदोलन से चल करके एक पार्टी बन जा रही है, और ये जस्टिस पार्टी ही है जो आगे चल करके ये आज जो हमें देखने को मिल रहा है, ये वो जस्टिस पार्टी थी। मतलब पहले जब ये शुरू किया गया तो ये इसका मेन उद्देश्य था ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। तो ब्राह्मणों के खिलाफ ये शुरू किया गया, जो उच्च पद पर थे या सवर्ण जाति में आते थे, और जिनसे मतलब निम्न जाति के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये उस प्रकार से स्थापना इन लोगों ने की है। लेकिन मेन जो श्रेय मिलता है वो एक तो राम स्वामी नायकर को मिलता है, और फिर इन्हीं के जो एक शिष्य हैं और जो इनके मित्र हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, अन्ना दुर्रे साहब, ठीक है, श्री सीएन अन्ना दुर्रे साहब। तो रामा स्वामी नायकर अध्यक्ष बन गया जस्टिस पार्टी के, ठीक है। लेकिन मेन जो चीजें आज की जो देखने को मिलती है वो इनको श्रेय जाएगा। क्यों? अन्ना दुर्रे ने क्या किया कि जस्टिस पार्टी का नाम बदल के क्या रख दिया, द्रविड़ कड़गम। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जो साउथ एरिया है उसमें द्रविड़ लोगों का बोलबाला था, क्योंकि उनको द्रविडियन कहा जाता था। जैसे उत्तर भारत में जो लोग थे उनको आर्य कहा जाता था, और दक्षिण भारत में जो लोग थे उनको द्रविडियन कहा जाता था। तो ये लोग आपस में द्रविड़ कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, आर्य कहते थे हम श्रेष्ठ हैं। तो ये एक थोड़ा सा बवाल चलता रहता था। तो इन्होंने जो पार्टी का नाम था वो चेंज कर दिया, जस्टिस पार्टी का नाम, और इन्होंने उसको द्रविड़ कड़गम कर दिया। आगे चल करके मतभेद हो गए इसी पार्टी में, द्रविड़ कड़गम में ही, और जिसकी वजह से ये दो पार्टियों में बढ़ गया। तो जिससे जो अन्ना दुर्रे साहब थे, जिन्होंने ये पार्टी बनाई, जो नाम इन्होंने रखा था द्रविड़ कड़गम, तो इन्होंने अपनी पार्टी जो दो पार्ट में बटा, तो जो इनकी पार्टी जो मिली इनको, तो इन्होंने उसमें एक शब्द और ऐड कर दिया। जैसे द्रविड़ कड़गम तो था ही, बट उन्होंने बीच में एक और शब्द ला दिया, मुनेत्र। तो पूरी पार्टी का नाम हो गया द्रविड़ मुनेत्र किंग कड़गम, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीएमके कहते हैं। तो तमिलनाडु में इस समय डीएमके के ही सीएम है, और इस समय जो डीएमके का सीएम है वो एम के स्टालिन है। क्लियर हो गया सबको? तो ये एक प्रकार से आपकी जस्टिस पार्टी ही थी जो आगे चल करके देखने को मिल रही है। अन्ना दुर्रे साहब राज्यसभा में इनको सीट मिली है 1962 में, और फिर तमिलनाडु के सीएम बने 1967 में। तो अन्ना दुर्रे साहब को ध्यान रखिए, दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए याद रखना क्योंकि इन्होंने स्थापना करी है, तो स्थापना वाले नाम तो हमेशा याद रखे जाते हैं। सीएन मुदालियर, त्यागराज चेट्टी और नायर, रामास्वामी इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनके जो अनुयायी थे अन्ना दुर्रे साहब, इन्होंने पार्टी का नाम बदल करके द्रविड़ कड़गम किया, और आर्य जो पार्टी है वो इन्हीं की देन देखने को मिलती है, जो डीएमके है। इतना सिंपल है। सर जी मेरा मैसेज नहीं दिखता है आपको? काहे भैया, काहे नहीं दिखता है? का लिखे हो है? अब हम जल्दी पढ़ते नहीं है वो अलग बात है। सर राज्यसभा के सदस्य रहे थे क्या सर? हाँ बिल्कुल रहे थे।
पेट में पूछा गया कि तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार है, तो डीएमके की है। अब तो पेट निकल गया। ठीक है, तो भैया आप इसीलिए तो कहें कि अपडेट रहो। भाई करंट अफेयर एक ऐसा है, जीके और करंट अफेयर, जिसको आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, याद किए हैं सर वंदना, देखो देख लिया तुम्हारा मैसेज, अब खुश। एक है तो पॉइंट लिखे हो याद किए। हम्म, चलो, द्रविड़ कड़गम का विस्तार क्यों नहीं हो पाया? द्रविड़ कड़गम का विस्तार क्यों नहीं हो पाया मतलब? अरे अंदर पार्टी में कई सारे नेता होते हैं, हमारा जो मेन नेता है हमारा तुमसे नहीं बन रहा। हम भी पावरफुल हैं, हम तुम्हें नहीं मानते नेता। हमने 4 विधायक को अपने साथ कर लिया, 10 विधायक को अपने साथ कर लिया। हम नई पार्टी बनाएंगे, हो गया काम। अरे ढेरों चलता है भाई। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कांग्रेस में थे, अब इनके लिए बड़ी मुसीबत है, भाजपा में जा नहीं सकते। आपकी तरफ से टिकट उसमें जाएंगे नहीं, बेचारे फंसे हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आगे चल करके कोई छोटी सी पार्टी बनाएंगे और फिर जा चल करके किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। सिंपल है, यही तरीके हैं। या तो कोई बड़ी पार्टी पहले ज्वाइन कर ले, बड़ी पार्टी ज्वाइन करने में बड़े खतरे हैं, कांग्रेस में वापस जाएंगे नहीं, वहीं से छोड़ के चले आए, भाजपा में शामिल हो नहीं सकते क्योंकि इनको वोट नहीं मिलेगा पंजाब में। फिर उसके बाद जो दूसरा अकाली दल चल रहा है तो उसका अलग चल रहा है, समझ गए? आप वैसे विरोधी है, जाए तो जाए कहाँ? तो एक उपाय, एक नई पार्टी, एक छोटी सी पार्टी, कुछ लोग को मिलाएंगे बनाएंगे, और फिर अगर जीत गए सीटें तो किसी बड़ी पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे। ये चलता है, यही सब है। ठीक है, चलो। गवर्नर बनेंगे, आई देखो देवेंद्र के गवर्नर। गवर्नर तभी बनेंगे जब भाजपा में शामिल होंगे, और नहीं बन पाएंगे। अगर भाजपा में शामिल होंगे तभी गवर्नर की पोस्ट मिल पाएगी। भाई केंद्र सरकार जो होगी वही ना दिलवाएगी। अब जो अपोजिशन में वो थोड़ा पद पद दिला देगी। तो तो चलिए देखते फिर आगे नेक्स्ट। तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक और देख लेते हैं। आरू आरू कांग्रेस में वापस जा सकते हैं, हर्षवर्धन कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, चले जाएं, बड़ी अच्छी बात है भाई। पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकते हैं। हम और आप नहीं सोच सकते इसको। ठीक है, तो आरू, चलो मैसेज भी पढ़ लिया करे भैया, तुम लोग को बड़ी शिकायत है मैसेज नहीं पढ़ते हैं। आरू वी पुरम, 2 बार पढ़ो इस नाम को। इसको कहते हैं एझवा आंदोलन। एझवा एक जाति होती है, एझवा एक पिछड़ी जाति है, निम्न जाति में आती है। तो एक एझवा होता है और एक जाति और होती है। ठीक है, एझवा होती है, पुलैया होती है, ये साउथ की तरफ के हैं। ठीक है, तो वो निम्न जाति में इसको आते हैं। तो आरु विपुरम आंदोलन, पढ़ो फिर से। पढ़ लिया सबने? ठीक है, नाम क्लियर हो गया? क्या नाम है? आरु विपुरम आंदोलन। ठीक है, जिसको एझवा आंदोलन भी कहा जाता है। अब समझिए जरा स्टूडेंट, क्या पॉइंट है इसका। अस्पृश्यता के खिलाफ। देखिए, ये जो पॉइंट बता रहे हैं ये ध्यान रखने हैं कैसे। जो पहला पॉइंट हमने बताया था सत्य शोधक समाज, ये सत्य शोधक समाज का मुख्य पॉइंट था सवर्ण जातियों के विरुद्ध। उसमें कोई पर्टिकुलर जाति नहीं थी, सवर्ण जाति जो भी थी। और दूसरा, इसमें जो पिछड़ी जातियां थी कि उनको उन्नति कराना था, महिलाओं का शिक्षा बढ़ाना था, उसमें उनमें आत्मविश्वास जगाना था, ये मेन मोटो था। जो दूसरा जस्टिस पार्टी आंदोलन था, इसका मेन जो उद्देश्य था, ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चल रहा था।
तीसरा जो आपका अरुविपुरम है वो अस्पृश्यता के खिलाफ था, छुआछूत के खिलाफ था, कि जो निचली जातियों के, निम्न जातियों को जो छुआछूत दंश झेलना पड़ रहा है, लोग उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, ये जो चीजें थी ये इनके खिलाफ था मेनली। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि कौन सा आंदोलन किस मेन उद्देश्य को लेकर चल रहा था। ठीक है, अच्छा आगे समझिए जरा, अब इसमें क्या है, किसने चलाया था। तो एक गुरु है नारायण गुरु, नारायण गुरु द्वारा, नारायण गुरु द्वारा ये चलाया गया था। कहां पर, 1888 में केरल में, केरल में। ठीक है, किस जाति के थे ये, एझवा जाति के। इसी वजह से इसको एझवा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संस्था की स्थापना की। ठीक है, संस्था की स्थापना की। अरुविपुरम में, ये सब उधर केरल साइड का है। ठीक है, शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की। आपको बता दें ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है, किसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी, शिव प्रतिमा की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बट इनका एक जो मेन पॉइंट है कि इन्होंने बोला क्या था, सेंटेंस इनका एक इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या कहा था, तो समझिए, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। लेकिन इनके जो शिष्य हैं, अय्यप्पन राजराजन, इन्होंने क्या कहा, मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है और न कोई ईश्वर है। ये ध्यान रखना है। देखो ये दो तीन पॉइंट इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरु आरुविपुरम, आरुविपुरम आंदोलन, एझवा आंदोलन किसने चलाया था ये आंदोलन, तो आप कहेंगे सर नारायण गुरु द्वारा चलाया गया था। ये आगे चलकर भी इनका नाम फिर से आएगा एक और आंदोलन के बीच। तो नारायण गुरु ने चलाया था 1888 में केरल में, और केरल में जगह का नाम है अरुविपुरम, जिसकी वजह से इस आंदोलन को अरुविपुरम कहा जा रहा है। एझवा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि नारायण गुरु जो है ये एझवा जाति के, तो एझवा जाति के होने की वजह से इनको एझवा आंदोलन कहा जाता है। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की है इन कामों को बढ़ाने के लिए। और किस काम को ये मेनली बढ़ा रहे थे कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है जिसको हम न छुएं, स्पर्श का मतलब होता है जिसको हम टच करते हैं, अस्पर्श का मतलब जो छूने योग्य ना हो, जिसको हम टच नहीं करते।
ठीक है। तो इसके खिलाफ मेन आंदोलन था इनका, शिव की प्रतिमा स्थापित की। देखो एक पॉइंट समझो, अस्पृश्यता था, तो इन्होंने ज्यादा मतलब क्या देखा कि एक तो छुआछूत चल ही रहा है, कोई निम्न जाति को मतलब उतना स्थान दे नहीं रहा, साथ में मंदिर में जाने नहीं दे रहा, और मंदिर पे जो रोड है, जो मंदिर की तरफ रोड जा रही है, वहां भी जाने की अनुमति नहीं मिल रही। तो इसको देखते हुए बहुत दुखी थे। तो मंदिर में जो प्रवेश को लेकर था, इस चीज पर ये ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि मंदिर पे जो प्रवेश है वो कैसे इनको दिलाया जाए। तो इसको देखते हुए, सर प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? अच्छा ठीक है, बताते हैं, रुक जाओ आप। तो इसको देखते हुए इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया नारायण गुरु ने, क्योंकि असल में मंदिरों में जाने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि भाई इस वाले मंदिर में नहीं आ सकते, उसमें नहीं आ सकते। तो इन्होंने ऐसे मंदिर बनवाने शुरू कर दिए जिसमें सभी धर्म के जाति के लोग जा सकते। और इसी में देखते हुए इन्होंने एक मंदिर बनवाया और वहां पर शिव भगवान की प्रतिमा मतलब वहां पर रखवाई। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि असल में शिव मतलब किस भगवान की इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी या प्रतिमा लगवाई थी, तो शिव भगवान की। और कई मंदिर भी बनवाए इन्होंने जिसमें सभी धर्म के जातियों के लोगों को जाने का अनुमति, मतलब कोशिश की कि वहां मिल जाए। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे मान लो हम कहीं पर भी किसी की मूर्ति रख रहे हैं, एक नॉर्मल जितना हमें पता है उस हिसाब से, कि जैसे शंकर भगवान का ही आप कहीं मूर्ति रख रहे हैं, तो ऐसे वो केवल पत्थर है। मतलब ऐसे अगर तुम उठा करके केवल रख दे रहे हो तो वो एक मूर्ति है, एक पत्थर है केवल। लेकिन एक विधि है, एक पूरा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हुए प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो जब आप वो पूरा रिचुअल फॉलो करते हैं, तरीके हैं उसके, और उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पर आप ले जा करके उस मूर्ति को रखवा देते हैं, तो ये माना जाता है कि इसमें वो प्राण आ गया है। प्राण मतलब एक आत्मा, मतलब जैसे भगवान वहां पर निवास कर रहे हैं उसमें, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। लेकिन कई सारे पॉइंट ध्यान रखे जाते हैं, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकता है। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो जो लोग करवाते हैं उसको, उनको एक रेगुलर लेवल पे उनकी पूजा करनी होती है। मतलब आप उनको फिर छोड़ नहीं सकते। अगर आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है तो फिर आपको परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति, या कोई भी हो, आप हो या कोई भी हो, वो एक रेगुलर बेसिस पर उनका ध्यान रखता रहे, पूजा पाठ वहां होता रहे। ठीक है। जो ये नहीं करवा सकता तो फिर वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते हैं, नॉर्मली वो मूर्ति रखवा देते हैं। तो नॉर्मली अगर मूर्ति रखवा दी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी अगर गड़बड़ भी हो जाता है, आप नहीं कर रहे तो चल जाता है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कराने का मतलब कि अगर आपने करवाया है तो इसके बाद आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए हैं, बहुत सारे रीति रिवाज है जिसको फॉलो करके वो कराया जाता है। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं, तो ये ध्यान दिया जाता है। तो यही उन्होंने करवाया था, एक प्राण प्रतिष्ठा, मतलब एक तरीके से। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप किसी मूर्ति को उठा के दूसरी जगह नॉर्मली रख दो, नहीं, उसके तरीके हैं। अगर हिंदू धर्म से चलोगे तो, जो नहीं मानने वाला है तो फिर वो अपना नॉर्मल कहता है पत्थर की मूर्ति है, क्या फर्क पड़ता है, सब कर दीजिए। तो ये सब चीजें ऐसे चलती। तो ये जो चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि जब मंदिर में जाने ही नहीं दे रहे हो तो हम खुद ही ऐसा काम करा देते हैं। आरुपुरम जो केरल में जगह थी, वहां पर इन्होंने एक मंदिर ऐसी बनाया और वहां पर शिव भगवान की प्रतिमा मतलब प्राण प्रतिष्ठा करा दी। अब सीधा सीधा उन्होंने कहा कि तुम्हें और किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव भगवान यहीं आ गए, हमने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है, तो वो यहीं निवास कर रहे हैं, आप लोग सीधे इसी में आ जाओ। और सभी धर्म के लोगों के लिए खुला हुआ है ये मंदिर। ये इस तरह से चीजें थी। मेरे यहाँ हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। हर सभी के लिए होता है भाई। नॉर्मल अगर वो है तो एक पत्थर है, मूर्ति है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब कि एक रिचुअल फॉलो करके ऐसा करना कि वो भगवान वहां निवास करते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो समझ गए सब लोग? तो तीन आंदोलन है, हम लोग तीन ही बात करेंगे क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है। जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहला, अगर निम्न जाति आंदोलन में हम लोग पहला वाला देखते हैं तो कौन सा था? सत्य शोधक समाज। और सत्य शोधक समाज में सब लोग सामने आओ जल्दी से। ठीक है। सत्य शोधक समाज जो था उसमें जो मेन व्यक्ति हैं वो कौन से थे आपके? वो मेन व्यक्ति थे आपके ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले साहब थे। इन्होंने काफी अच्छा काम किया निम्न जाति के लोगों को ऊपर उठाने में, स्त्रियों की दशा में सुधार किया, स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, ये सब चीजें इन्होंने देखने को मिला। इनके जो पुस्तक है उसको जरूर ध्यान रखिएगा, गुलामगिरी जो है वो इसको याद कर लीजिए।
और इनका जो जन्म स्थान है, जगह है, ये सब याद रखिए। पूरा नाम जो है वो याद रखना है आपको। जन्म कहाँ पर हुआ है, माली परिवार में हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। समाचार पत्र जो लॉन्च हुए हैं वो आपको, लॉन्च का मतलब प्रकाशन हुआ है। लॉन्च मतलब वो मिसाइल नहीं है, ठीक है, मतलब वो एक प्रकार से उसका प्रकाशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो एक बहुजन समाज की स्थापना देखने को मिला। उसमें जो व्यक्ति थे, एक शंकर राव जाधव, जो इनके अनुयायी भी थे, मित्र भी, नहीं मित्र तो नहीं कहेंगे, वो इनके फॉलोअर थे, जो इनके विचारों से बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब प्रभावित थे, तो उन्होंने बहुजन समाज की स्थापना कर दी थी। जस्टिस पार्टी आंदोलन की बात करें तो ये सीधा सीधा आप समझेंगे कि तीन लोगों ने मिलकर इसको किया, है ना। और मुदालियर, त्यागराज चेट्टी और नायर साहब। लेकिन आगे चल करके रामास्वामी नायकर जो इसके अध्यक्ष बने हैं, उनका एक अनुयायी था, फॉलोवर था, जिसका नाम था सीएन अन्ना दुर्रे। सीधे आप अन्ना दुर्रे भी याद कर सकते हैं। जिन्होंने क्या किया था, इस पार्टी का नाम बदल दिया था और उसको द्रविड़ कड़गम कर दिया। बाद में इन लोगों के बीच नहीं बनी, जो अंदर के नेता लोग थे, तो ये पार्टी का विभाजन हो गया, जिसमें से जो इनकी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, अन्ना दुर्रे की, जो द्रविड़ कड़गम थी, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम रख दिया, जो आज भी चल रहा है, डीएमके। और उसी को देखते हुए राज्यसभा पहुंचे ये, और इनको सीएम का भी पद मिला तमिलनाडु का 1967। और आज वही डीएमके जो है वो पावरफुल है, आपके सत्ता में है, और एम के स्टालिन इस समय उसके सीएम। अगर अगला आंदोलन देखते हैं, अरुविपुरम आंदोलन। अरुविपुरम आंदोलन एक केरल में जगह है अरुविपुरम, ये वहां से शुरू हुआ। और क्योंकि नारायण गुरु जो है वो एझवा जाति के थे, वो इसलिए इसका नाम भी एझवा आंदोलन पड़ गया। नारायण गुरु एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा। और नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संस्था का नाम जरूर याद रखना, भूलना मत कि इन्होंने किस संस्था की स्थापना की है, नारायण धर्म परिपालन की, ठीक है। और एक मंदिर इन्होंने बनवाया जहां पर शिव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराई, और वो आपका अरुविपुरम में ही पड़ता है। इन्होंने एक शब्द, एक वाक्य बोला है, और इनके जो फॉलोवर है उन्होंने एक अलग वाक्य बोला है। तो दोनों के वाक्य में डिफरेंस है, आप समझिए कि वो दोनों के सेंटेंस क्या है। तो जो नारायण गुरु है वो क्या कहते हैं, मानव के लिए एक धर्म है, एक जाति है, और एक ही ईश्वर है, ये कहते हैं कौन, नारायण गुरु। लेकिन इनका जो शिष्य है, जो इनका फॉलोवर है, वो कुछ और कहता है। वो कहता है मानव का ना कोई धर्म है, मानव का ना कोई जाति है, और मानव का ना कोई ईश्वर है, मतलब सब एक है। कहने का मतलब इनका भी यही है कि जब किसी का कोई धर्म नहीं है तो सब लोग एक ही धर्म के हैं, अगर कोई जाति नहीं है तो सब लोग एक ही जाति के, क्लियर है, और कोई ईश्वर नहीं तो सबका एक ही ईश्वर है। कहने का मतलब ये था। तो ये चीजें कुछ चली, तो तीन आंदोलन हमने देखे हैं। अभी इसमें हमारे तीन चार आंदोलन और हैं जो निम्न जाति से रिलेटेड है। आगे चल करके कल हम लोग देखते हैं। अभी हैं पांच छह आंदोलन। अभी डिप्रेस्ड क्लास आएगा, फिर वाइकोम सत्याग्रह हुआ है, गुरुवायूर हुआ है, तीन के बाद फिर वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का आंदोलन होगा, फिर महात्मा गांधी का होगा, और एक और आंदोलन आएगा। करीब करीब हमें लगता है करीब 6 या 7 आंदोलन अभी निम्न जाति में है, ठीक है। तो तीन हमने आज डिस्कस कर लिया। फिर कर, केवल हम उतना ही बता रहे हैं जितना आपके एग्जाम के लिए, हम बहुत सारी कहानी नहीं बता रहे। जितना रिस्पेक्टेड है, जो रिस्पेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए, सिंपल वो। तो इनमें से कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं, इनमें जितने पॉइंट बताते जा रहे हैं ये पढ़ते रहिएगा। चलिए ठीक है, बस बंद करते हैं, है ना। कल से कोशिश करें, कल से 7 बजे रहेगी कल से क्लास, ठीक है, 7 से 8 मॉर्निंग में, सुबह कर देंगे। ओके ठीक है एवरीवन, चलिए तैयार हो जाइए, आप लोग जाइए क्लास।